अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। सुप्रभात। सूरज की पहली किरण के साथ मैं हिना जुबैर आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। फूल गोभी की वैज्ञानिक विधि से खेती पर जानकारी। पलाश वृक्ष पर कुसमी लाख चढ़ाने की तकनीक व प्रबंधन कार्य पर जानकारी। किसान भाइयों, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात देश उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर अग्रसर है और कृषि प्रधान देश होने के नाते कृषि उत्पादन एवं आमदनी में वृद्धि हमारे विकास और 121 करोड़ भारतवासियों की खाद्य सुरक्षा निश्चित करना हमारा कर्तव्य है, जिस हेतु देश के कृषि वैज्ञानिक नवीनतम शोधों के द्वारा उन्नत बीज कृषि आदान एवं कम लागत की खेती की तकनीकें विकसित करते रहते हैं और प्रगतिशील किसान इन्हें अपने प्रक्षेत्र पर अपनाकर कृषि विकास में अपना योगदान देते हैं। अगर हम कृषि में प्रयुक्त होने वाले यंत्रों पर एक दृष्टि डालें तो पहले पशु आधारित खेती में हस्तचालित एवं पशु चालित कृषि यंत्रों तथा मानव श्रम की बहुत बड़ी भूमिका हुआ करती थी, परंतु आज की स्थिति एकदम भिन्न है, क्योंकि खेती कार्य हेतु मजदूरों की अनुपलब्धता, मानव एवं पशु श्रम में अधिक लागत, मूल्य तथा अधिक समय लगने के कारण शक्ति चालित मशीनों का कृषि कार्य हेतु बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है और इन अत्याधुनिक मशीनों ने कृषि कार्य को आसान एवं कम लागत वाला बना दिया है। तो जैसा कि अक्टूबर माह चल रहा है और यह समय रबी फसलों की बुआई का है, ऐसे में समय से बुआई हेतु आपको खेत की तैयारी तथा बुआई करने वाले आधुनिक कृषि यंत्रों की आवश्यकता फसल विशेष तथा परिस्थिति अनुसार पड़ेगी। अतः इन यंत्रों की जानकारी आपको रखनी ही पड़ेगी ताकि आप अपनी आवश्यकता एवं परिस्थिति अनुरूप यंत्रों का प्रयोग कर समय से बुआई कार्य संपन्न कर सके। तो आइए जानते हैं इस वृत्त चित्र के माध्यम से कुछ प्रमुख कृषि यंत्रों के बारे में। किसान भाइयों, वर्तमान कृषि पद्धति में कृषि यंत्रों का प्रयोग किसानों के लिए एक मुख्य जरूरत है, क्योंकि इनके प्रयोग से जहां एक ओर समय एवं श्रम की बचत होती है, वहीं दूसरी ओर कुल कृषि लागत में कमी आती है। ये कृषि यंत्र मानव चालित, पशु चालित या शक्ति चालित हो सकते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं भूमि की तैयारी करते समय प्रयुक्त होने वाले विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्रों के बारे में। मोल्ड बोर्ड हल, इसमें 2 से 3 फाल होते हैं। इसका प्रयोग मुख्य रूप से गहरी जुताई करने में किया जाता है। डिस्क प्लाऊ, इसमें 2 से 3 डिस्क हल होते हैं। इसका प्रयोग भी भूमि की गहरी जुताई करने के लिए किया जाता है। डिस्क हैरो, इसमें 12 से 18 डिस्क होते हैं। ये डिस्क हल की अपेक्षा कम गहरी जुताई करता है, किंतु इसमें कम समय में अधिक क्षेत्रफल की जुताई होती है। बुआई से पहले खेत की तैयारी एवं बखेरी के बाद खाद मिलाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कल्टीवेटर, यह साधारणतः हल्के हल की श्रेणी में आता है, जिसका प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है। इसमें 7 से लेकर 12 फाल लगे होते हैं। बुआई से पहले खेत की तैयारी एवं बखेरी के बाद खाद मिलाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है।
रिजर या बंड फार्मर। इस यंत्र की सहायता से मेड़ पर बोई जाने वाली फसलों के लिए मेड़ें बनाई जाती हैं। रोटावेटर, यह एक आधुनिक कृषि यंत्र है जिसका प्रयोग भूमि की तैयारी में किया जाता है, जो कि उच्च शक्ति चालित ट्रैक्टर के द्वारा संचालित किया जाता है और इसके प्रयोग से खेत की तैयारी मात्र एक जुताई में संपन्न हो जाती है, क्योंकि यह हैरो, कल्टीवेटर एवं पाटा यंत्र द्वारा किए जाने वाले कार्यों को एक साथ संपन्न कर देता है, जिससे समय और लागत की बचत होती है। अब आइए बात करते हैं बीज की बुआई यंत्रों के बारे में। सीड कम फर्टिलाइजर सीड ड्रिल, इस यंत्र की सहायता से बीजों एवं उर्वरकों को बुआई के समय एक साथ प्रयोग किया जाता है। किसान भाइयों, सीड ड्रिल का ही आधुनिक परिवर्तित रूप रोटावेटर कम फर्टी सीड ड्रिल है। इस मशीन से खेत की जुताई के साथ साथ बीजों की बुआई का कार्य भी हो जाता है, जिससे लागत खर्च में काफी कमी आती है तथा इसकी बाजार में कीमत 1 से 1.5 लाख रुपए है। किसान भाइयों, रबी की मुख्य फसल गेहूं की बुआई में प्रयुक्त होने वाला एक अन्य यंत्र, जिसे जीरो टिल फर्टी सीड ड्रिल के नाम से जानते हैं, इसके द्वारा गेहूं की बुआई धान की कटाई के तुरंत बाद बची हुई नमी का उपयोग करके बिना जुताई के ही की जा सकती है और इसके प्रयोग से खेत की तैयारी में होने वाले व्यय को कम किया जा सकता है। खेत को तैयार करने में समय बचाकर गेहूं की बुआई किसान भाई इस प्रणाली से 10 से 15 दिन पहले कर सकते हैं। यह यंत्र सीड ड्रिल से मिलता जुलता है, परंतु इसमें चौड़े शावल के स्थान पर मिट्टी को चीरने वाले शावल लगे होते हैं, जो कि आसानी से बिना जुताई किए खेत में पतली लाइन चीरते हैं, जिससे बीज व खाद गिर जाता है। यह धान के ठूंठों को भी चीर देते हैं और इस यंत्र के द्वारा धान की कटाई के बाद बची हुई नमी का उपयोग कर गेहूं, मक्का और जौ की बुआई की जा सकती है। किसान भाइयों, जैसा कि अभी सरसों की बुआई का समय चल रहा है, चूंकि सरसों का बीज छोटा होता है, अतः इसकी बुआई में सामान्य सीड ड्रिल का उपयोग नहीं हो पाता, बल्कि इस हेतु एक विशेष प्रकार का यंत्र विकसित किया गया है, जिसे मस्टर्ड सीड ड्रिल के नाम से जानते हैं, जो कि इसकी लाइनों में बुआई करने हेतु उपयोगी यंत्र है। इसके अतिरिक्त आलू की बुआई के यंत्र पोटैटो प्लांटर के बारे में तो ज्यादातर किसान जानते ही होंगे, जिसके बहुउपयोगी मॉडल बाजार में उपलब्ध हैं और किसानों के प्रक्षेत्र पर प्रयोग में लाए जाते हैं। जहां तक किसान भाइयों गन्ना कटाई तथा बुआई यंत्र की बात है, तो इस यंत्र के द्वारा बुआई के साथ साथ गन्ने की कटाई, बीजोपचार, भूमि जनित कीट नियंत्रण रसायनों का प्रयोग, मिट्टी को चढ़ाना एवं रासायनिक खादों को डालने की प्रक्रिया एक साथ की जाती है। इसकी कार्यक्षमता 0.25 हेक्टेयर प्रति घंटा। किसान भाइयों, रबी की फसल गेहूं की बुआई नवंबर-दिसंबर माह में करके बहुत से किसान भाई अप्रैल अंत और मई के प्रथम सप्ताह में गन्ने की बुआई करते हैं, जिससे कि गन्ने की बढ़वार हेतु उचित समय नहीं मिल पाता। इस समस्या के समाधान हेतु FIRB तकनीक का विकास हुआ, जिस हेतु बेड बनाकर गेहूं की बुआई करने वाले यंत्र का प्रयोग होता है, जिसे रेज्ड बेड मेकर कम सीड ड्रिल के नाम से जाना जाता है। इस यंत्र के द्वारा नवंबर-दिसंबर माह में गेहूं की बुआई बेड पर की जाती है तथा फरवरी माह में बेड के खाली स्थान में गन्ने की बुआई करते हैं। इस यंत्र द्वारा बेड बनाने का कार्य तथा गेहूं के बीज एवं उर्वरक को बेड पर बुआई कर दिया जाता है। इससे गन्ने की बुआई में होने वाली देरी से बचा जा सकता है। इन कृषि यंत्रों से संबंधित किसी भी जानकारी, इनके प्राप्ति स्थान, कीमत तथा इन पर प्राप्त होने वाले अनुदान के लिए किसान भाई इस पते पर संपर्क करें। कार्यक्रम में लेंगे एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक और जल्द लौटेंगे कुछ और जानकारियों के साथ। स्वयं एग्रो पेश करते हैं विदेशी तकनीक से बना स्पेशल स्टील टेम्पर ब्लेड, भारत का एकमात्र डीजल और समय की बचत करने वाला स्वयं रोटावेटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर।
सब्जियों में फूल गोभी का महत्वपूर्ण स्थान है। इसकी खेती प्रदेश के बहुत से किसान भाइयों ने अगेती, मध्यम व पिछेती के रूप में वर्ष भर करने लगे हैं। तो जिन किसान भाइयों ने फूल गोभी की खेती हेतु पौधशाला में बीज बुवाई का कार्य किए होंगे, उनकी नर्सरी पौध इस समय रोपण योग्य तैयार हो चुकी होगी। वे किसान भाई इस समय रोपण का कार्य संपन्न कर सकते हैं, किंतु अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए रोपण के समय कुछ प्रमुख बिंदुओं को ध्यान में रखकर रोपण करना होगा, क्योंकि बहुत से किसान भाई बिना सही भूमि का चयन एवं तैयारी किए जैसे तैसे रोपण का कार्य कर देते हैं, जिसका परिणाम खेतों में अधिकांशतः पौधों का सूख जाना तथा जो पौधे लग भी जाते हैं उनका कम वृद्धि विकास तथा खरपतवारों की अधिकता के कारण कीट एवं रोगों के प्रकोप के रूप में देखने को मिलता है। अंततः किसान भाइयों को कम लाभ में ही संतोष करना पड़ता है, जबकि वैज्ञानिक तकनीकियों को ध्यान में रखते हुए ग्राम और माझी, जिला रांची के प्रगतिशील कृषक सुंदर महतो जी फूल गोभी की खेती करके अच्छा लाभ कमाते हैं। परंतु कैसे, आइए मिलते हैं उन्हीं से और जानते हैं उनके अनुभवों को। नमस्कार। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो नर्सरी का हम लोग प्रिपरेशन कैसे किए। सबसे पहले हम लोग 2.5 फीट 3 फीट चौड़ा और 50 फीट लंबा एक बेड बनाते हैं। उस बेड में हम लोग, चूँकि यहाँ पर लगभग 6 एकड़ में हम लोग का फूलगोभी लग रहा है, तो उसमें हम लोग फर्स्ट फेज़ में इसको लॉट वाइज करते हैं। तो फर्स्ट फेज़ में हम लोग उसमें 7 बेड बनाए जो 50 फीट और 3 फीट लंबा, 3 फीट चौड़ा और 50 फीट लंबा बेड बनाया। उसमें हमको 30 पैकेट लगा। 30 पैकेट मतलब कि आपको मोटा मोटी 4 पैकेट पर बेड हमको सीड्स लगा। एक सीड में लगभग हमको 1300 से 1400 प्लांट्स आ जाते हैं, यानी कि 13 चौके लगभग 5000 पौधा हमको एक बेड में मिल रहा है, यानी कि पर पैकेट हमको लगभग 1300 से 1400 प्लांट हमको मिल जाते हैं। अब उसमें नर्सरी में हम लोग का क्या विशेष ध्यान देना है, इसमें सबसे बड़ा बात है ठीक जर्मिनेशन होती है, उसको डैम्पिंग ऑफ की प्रॉब्लम आती है। उस समय हम लोग ब्लू कॉपर और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन नामक फफूंदनाशक और एंटीबायोटिक को घोल बना करके उसको हम लोग पानी से झरना से उसको नर्सरी में उसको पटवन कर देते ताकि हम लोग को डैम्पिंग ऑफ ना आए। और अगर थोड़ा सा अगर ग्रोथ थोड़ा कमज़ोर लगने लगे तो हम लोग इरिगेशन बढ़ा देते हैं और साथ में बायोवीटा चाहे करोना चाहे कोई भी एक टॉनिक को हम लोग उसमें दे देते हैं ताकि उसका ग्रोथ भी हमको अच्छा मिलता रहे। ग्रोथ हम लोग का रोपाई का जो पोजीशन है वो रोपाई का पोजीशन फूलगोभी लगभग 21 दिन में तैयार हो जाती है। 21 दिन से ले करके 30 दिन के बीच में हमको रोपाई कर देने से सबसे अच्छा वृद्धि और सबसे अच्छा ग्रोथ मिलता है। और हमारा समय पर जो 60 डेज का ये वैरायटी है स्नो क्वीन देख रहे हैं, ये फूलगोभी का रोपाई की जा रही है। ये फूलगोभी का तैयारी हम लोग सबसे पहले इसको जोताई कर लेते हैं। चूँकि हमारा ये ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में लगा हुआ है इसलिए हम लोग जो ड्रिप लाइन लगी हुई है उसके दोनों ओर हल्का गड्ढा खान करके उसमें केचुआ खाद, DAP, पोटास, काल्बोर आती है जिसमें कैल्शियम और बोरोन होती है, और साथ में जाइम यानी कि सीवीड का एक्सट्रैक्ट का जो जाइम बना होता है वो जाइम को 1 एकड़ में 5 kg, काल्बोर को 5 kg और DAP 50 kg, पोटास 25 kg, इन सभी को हर एक पिट में हम लोग डाल देते हैं। 1 एकड़ के यही दर है। अब इसके बाद हम लोग इसमें डाल करके हल्का कुदाल से हल्का खुनाई करके उसको मिट्टी को ढीला कर देते हैं। और अभी जो देख रहे हैं ये रोपाई चल रही है, टाइम अक्टूबर और नवंबर का ट्रांसप्लांटेशन का समय होता है। इसमें हम लोग को प्रैक्टिस ये करना होता है कि जैसे ही जड़ पकड़ लिया उसके बाद हम लोग एक स्प्रे मारते हैं। स्प्रे में आपका फेम जो कीटनाशक है उसके साथ में एक फफूंदनाशक देंगे। फफूंदनाशक में हम लोग क्लच करके एक दवा आती है, कैब्रियोटॉप आती है, साफ है, ये इस कोई भी एक कीटनाशक दे देते हैं चूँकि सीज़न है ना, सीज़न के हिसाब से जो मौसम के हिसाब से जो फफूंदनाशक दे दिए। और साथ में एक टॉनिक भी दे दिए जो बायोवीटा चाहे करोना है क्रिस्टल कंपनी की, वो सब में से कोई भी एक हम दे देते हैं। ये फर्स्ट स्प्रे होगा। उसके बाद फिर इसकी
कुड़ाई होगी, पहली कुड़ाई जो लगभग 15 से 20 दिन के बीच में होगी। वो फर्स्ट ड्रेसिंग होने के बाद, फर्स्ट ड्रेसिंग के समय में हम लोग फिर उसमें DAP 50 kg पर एकड़ के दर से और कालबोर 5 kg के दर से और जाइम जो है वो भी 5 kg के पर एकड़ के दर से हम लोग फिर से फर्स्ट ड्रेसिंग के समय में दे देंगे। उसके बाद ड्रेसिंग देने के बाद फिर से इसमें एक स्प्रे डालेंगे, जो कि अभी पिछले बार अगर कोई चेंज करके देंगे, फफूंदनाशक और कीटनाशक दोनों को चेंज करके देंगे। ये स्प्रे करने के बाद वो पुनः हाइट में आ जाएगी। उसके बाद फिर लगभग 30 से 35 दिन के बाद फिर इसका सेकंड कोड़ाई करके फिर से सेकंड ड्रेसिंग होगा। सेकंड ड्रेसिंग के बाद फिर एक स्प्रे मारेंगे, 2 स्प्रे हो गया। उसके बाद फिर फाइनल हम लोग जैसे ही मैच उसमें कड आने लगती है, कड आने का स्टार्ट हो जाती है लगभग 48 टू 55 डेज के बीच में कड फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। उस समय में हम लोग खास करके स्पेशल जो है कुछ ड्रिप से भी हम लोग खाद देते हैं। अर्ली स्टेज में जो ग्रोइंग वेजिटेटिव ग्रोथ के समय में हम लोग देते हैं, उसमें 19-19-19 हल्का यूरिया डाल करके, जो कि आपका ड्रिप लाइन से ही हर एक प्लांट में आ जाता है। उसके बाद में एट द टाइम ऑफ जब कड फॉर्मेशन होता है तो उस समय एक खाद आती है जो 1261-0 है, उसको हम लोग देते हैं। उसके बाद फ्रूट डेवलपमेंट स्टेज में 13-0-45 देते हैं। और जब हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो गया तब फिर हम लोग यूरिया और 00-60 जो पोटास होता है, वाइट पोटास, उसको हम लोग ड्रिप के माध्यम से देते हैं। यही कुल मिलाकर के फूलगोभी की हम लोगों की प्रैक्टिस है। और फाइनल स्टेज में जब आती है, फाइनल स्टेज जब हार्वेस्टिंग की पोजीशन आती है, हार्वेस्टिंग से करीब करीब 10 दिन पहले हम लोग उसमें कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोन का स्प्रे कम से कम 2 बार करते हैं, ताकि कर्ड जो है वो बिल्कुल वाइट रहे, बिल्कुल टाइट रहे और उसमें वजन भी पकड़े, जो हम लोग को इकोनॉमी की दृष्टि से फ़ायदेमंद होती है। और उस फाइनल स्टेज में जब कर्ड फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया तब हम लोग एक डबल गोदरेज कंपनी की एक टॉनिक आती है, उसको देने से उसकी साइज़ में थोड़ा वृद्धि होती है और हम लोग को बहुत ही खूबसूरत मार्केट के लिए तैयार फूलगोभी हम लोग को मिलती है, जिसकी कटाई होने के बाद हम लोग को मार्केट में जाने के बाद उसकी अच्छी कीमत, अच्छे पैदावार और हम लोग को फ़ायदा अच्छा दे करके जाती है। कृषि से व्यवसायों के रूप में हमारे झारखंड प्रदेश के किसान बंधु लाख की खेती करके अच्छा लाभ कमाते हैं। इसी लाभ को देखते हुए जो किसान पलाश वृक्ष पर कुसमी लाख चढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए यह उपयुक्त समय है। किंतु अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए पलाश वृक्ष पर लाख चढ़ाने से लेकर कटाई तक के प्रबंधनों पर विशेष ध्यान देना होगा। यदि लाख उत्पादक इसमें किसी प्रकार की लापरवाही करेंगे तो इसका परिणाम आपको आने वाले दिनों में कम लाख की प्राप्ति और अंत में हानि का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए इस प्रकार की समस्या आए ही नहीं, इस हेतु पलाश वृक्ष पर लाख चढ़ाने की विधि व अन्य प्रबंधनों के बारे में जानकारी चाहते हैं ग्राम अंगारा, जिला रांची के कृषक साध महली। तो आइए मिलते हैं उन्हीं से। अभी पलाश पर रंगीनी फसल लगाने का अभी सीजन है। अभी आने वाला समय हम इसको रंगीनी फसल कैसे बचाए, कैसे ये सुरक्षित रहे, अभी ठंडा का मौसम है, इसके बारे में हमको जानकारी बताएं। अतः किसान भाइयों, पलाश वृक्ष पर लाख चढ़ाने की विधि व अन्य प्रबंधनों के विषय में जानकारी के लिए आज हमारे बीच उपस्थित हैं IINRG नामकुम रांची के वैज्ञानिक डॉक्टर AK जायसवाल। मान लीजिए आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया कि आप रंगीनी लाख की खेती पलाश के ऊपर करना चाह रहे हैं, और अभी जिस हिसाब से जो आने वाली फसल है बैसाखी फसल होगी, अब हमें गर्मी से इस बैसाखी फसल को हम कैसे बचाएं, बड़ी प्रमुख बात है। हमारे किसान भाई जो रंगीनी लाख पलाश के पेड़ पे अभी चढ़ा रहे हैं, उनसे हम यही कहना चाहेंगे कि एक तो सबसे पहले ऐसे पेड़ों का चयन करेंगे पलाश के ऊपर जिस पे लाख लगाना है, जिसमें नरम नरम टहनियाँ अधिक संख्या में उपलब्ध हों। उससे क्या होगा, अगर नरम टहनी नहीं होगी और बिहन हमने चढ़ा दिया
तो जो बेकुआ है यानी पीटियोल है पत्ते का, लाख का कीड़ा वहाँ पे जाके बैठ जाएगा। और जब पतझड़ होगा फरवरी के महीना में तो पूरा लाख हमारा गिर के नुकसान हो जाएगा। तो सबसे प्रमुख बात है कि हमारे किसान भाई पलाश के ऊपर जो बीहन चढ़ा रहे हैं, पेड़ों का चयन बढ़िया से कर लेंगे और जिसमें नरम टहनी हो, रसदार टहनी हो, उसी पे लाख चढ़ाएंगे। दूसरी बात है कि बहुत अगर हमें बीहन लाख का उत्पादन लेना है पलाश के ऊपर जो सामान्यतः किसान भाई करते हैं, तो इसके लिए वो कम मात्रा में बीज लाख पेड़ पे चढ़ाएंगे। एक औसत आकार का पेड़ है जैसे, उस पे 500 से 600 ग्राम प्रति पौधा प्रति पेड़ के हिसाब से उस पे बीहन चढ़ाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं चढ़ाएंगे। अधिक बीहन लाख चढ़ाने से गर्मी में मरने की भी संभावना होती है और पीटियोल पे बैठ के वो गिर के खराब भी हो जाएगा। तो दूसरी बात हो गई कम मात्रा में बीहन चढ़ाएंगे पलाश के पेड़ पे। तीसरी बात है कि जब फरवरी का महीना आएगा तो उसमें हम अब पेड़ों पे जिन टहनियों के ऊपर लाख का कीट नहीं बैठा है उसको सिकेटियर से, जो छोटी कैंची होती है, उस टहनियों को हटा देंगे ऊपर ऊपर का मुख्य रूप से, जिससे क्या होगा उसको एक प्रकार से पेड़ की आंशिक कटाई छटाई हो जाती है और गर्मी आने से पहले उस पर नई नई शाखाएं बहुत ढेर सारी आ जाती हैं, पत्ते भी आ जाते हैं, जिससे धूप जो है सीधा हमारे लाख के कीड़े पे नहीं पड़ती और हमारा लाख का कीड़ा बच जाएगा। अब ये है कि अभी जो बीज लाख पेड़ पे चढ़ा रहे हैं, अभी थोड़ा सा मौसम थोड़ा ठंडा हो गया है, तो इसमें से जो लाख के शिशु कीट हैं ये लगभग 20 दिन तक निकलेंगे। तो इसलिए हमारे किसान भाई देख लें कि जैसे शिशु कीट निकलना समाप्त हो जाएगा, फुनकी लाख को हटा के छील के बेच देंगे। उसको हमारे किसान भाई जो ले जाते हैं, जैसे घर में रख दिए तो उसमें से शत्रु कीट रहता है, वो फुनकी लाख को तो खाएगा ही और उसमें से निकल के नया वाले फसल पर भी जाएगा। तो 20 से 21 दिन के बाद जब कीड़ा निकलना समाप्त हो जाए बीहन लाख से, तो पेड़ों से उतार के छील के जल्दी से जल्दी उसको बेच दें। अब ये बात है कि हमारे और भी सुरक्षित रखने के लिए उसमें हमें दवा का छिड़काव करना पड़ेगा, बहुत आवश्यक है। और कभी कभी इसी मौसम में कुहासा भी हो जाता है, तो हम किसान भाई से कहेंगे कि बाज़ार में एक दवा मिलती है जिसका फिप्रोनिल के नाम से मिलती है। फिप्रोनिल को हम 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर घोल देंगे और उसी में 1 ग्राम बेविस्टिन भी मिला लेंगे। कार्बेंडाजिम कई नाम से आती है बाजार में, कोई भी कार्बेंडाजिम लेके 1 ग्राम प्रति लीटर और फिप्रोनिल 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिला के जहाँ जहाँ पे लाख का कीड़ा बैठा है जिस टहनी पे, उस पे हम छिड़काव कर देंगे, बिल्कुल धो देंगे। जिससे क्या होगा कि अगर शत्रु कीट है वो भी खत्म हो जाएगा, कुहासा से अगर कोई दुष्प्रभाव होने वाला है तो वो भी खत्म हो जाएगा। अब पहला छिड़काव तो हम लोग कर लेंगे 30 दिन पे। अब दूसरा छिड़काव जो है हम लोग 60 दिन पे कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कर देंगे। तो अगर मान लीजिए कभी बीच में वही दवा को दोबारा हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा है कि अगर वो दवा नहीं मिलता है तो इंडोक्साकार्ब का भी छिड़काव कर सकते हैं, 0.5 मिलीलीटर प्रति लीटर, और उतनी ही मात्रा में हम लोग फफूंदनाशक भी डाल देंगे। तो आपके पास दोनों ही विकल्प है। फिप्रोनिल को प्राथमिकता देना चाहिए सभी रंगीनी में, क्योंकि उसमें कुछ कुछ परजीवी कीट होता है, वो उस पर काफ़ी प्रभावी होता है। अब ये हो गया कि हमारा आंशिक कटाई छटाई भी हो गई, गर्मी से भी बच जाएगा। अगर देखिए कोई किसान भाई देख रहे हैं कि पहले से आप लोगों ने बीहन चढ़ा दिया और ज़्यादा लाख चढ़ गई है, तो हमको ऐसे किसान भाइयों से अनुरोध करेंगे कि अप्रैल के महीना में जब पलाश के पेड़ का कटाई छटाई होता है तो उसमें से कुछ कुछ पेड़ से अरी लाख काट लें, तो पेड़ पे जो कीड़े का लोड है वो कम हो जाएगा और फिर हमारा आने वाले गर्मी पे लाख हमारी बच सकती है। और फिर क्या करेंगे कि आने वाले जो जुलाई के महीना में है, अगर हम फरवरी में आंशिक कटाई छटाई कर देते हैं तो जुलाई के महीना में उसमें नई नई नरम नरम टहनी काफ़ी बड़ी बड़ी संख्या में उपलब्ध होगी और जो लाख का कीड़ा निकलेगा उसको स्वयं संचालन के लिए छोड़ देंगे, तो सारी की सारी नरम नरम टहनियों पे बैठ जाएगा और फिर हम नवंबर के महीना में अगले साल बीहन के रूप में उसको प्राप्त कर लेंगे। यानी जुलाई के महीना में हमको
उसमें से सिर्फ अगर आवश्यकता से अधिक लार डंडी है तभी काटेंगे, नहीं तो स्वयं संचारण के लिए छोड़ देंगे। और फिर नवंबर में उस पेड़ से बियन ला काटेंगे, बीज ला काटेंगे। अच्छा बीज मिलेगा हमारे किसान भाइयों को। और उसमें अगर छितरा लाख जहाँ है या बिना लाख वाली डंडी, उसको नवंबर में नहीं काटेंगे, अगली साल उसको वैसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद अगली बार जब अप्रैल में कटाई छटाई करेंगे तो उसमें से हमको अरी लाभ भी मिल जाएगा, हमारे पेड़ की कटाई छटाई भी हो जाएगी। कार्यक्रम में लेंगे एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक और जल्द लौटेंगे कुछ और जानकारियों के साथ। रात 9 बजे सबकी नजर टिकी होती है न्यूज एट 9 PM पर, दिन भर की खबरों का अपडेट। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। ग्राम पटेरा, जिला पटना के कृषक अवनीश कुमार, आप अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से जौ की उन्नत किस्मों के बारे में जानकारी चाहिए है। तो अवनीश कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। बीज की मात्रा सिंचित दशा में 75 किलोग्राम तथा असिंचित एवं विलंब से बुवाई की दशा में 100 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर प्रयोग करें। आइए एक नजर डालते हैं राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के बाजार भाव पर। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV बिहार, झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180042540885 पर दोपहर 2 से 3 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए पूरी अन्नदाता टीम को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।